हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोगों ने जनरल स्टडीज का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। अब हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो भी स्पेशल प्रैक्टिस सेट, यानी उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिसेंट के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और उन्हीं के पैटर्न पर ये पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, जो कि आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 9565272442 नंबर पर। और अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है प्ले स्टोर में, आप प्रमोद पाल जीएससी टीचर नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का डाउनलोड करके इन सारे पीडीएफ और हाँ अब टेस्ट सब कुछ आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड कराया जा रहा। आइए और यहाँ से अपने जीएस की एक नई शुरुआत करिए। आइए भैया शुरू करते हैं। यहाँ से लेते हैं पहला क्वेश्चन है केचुओं की मदद से तैयार खाद को कहा जाता है। द फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड। देखिए, वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड खाद, कंपोस्ट, हरी खाद। भैया बताओ। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आंसर आपको पता हो कमेंट में तुरंत लिख दिया करें, ना पता हो कुछ जो है बताने के बाद लिखें, लेकिन आंसर जरूर लिखें, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, जो सही विकल्प है वो है क्या? वर्मी कंपोस्ट। देखो, ये क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड एग्जाम में 2 बार आया था, ठीक है। जो आपका ये 2025 का पेपर हुआ है, इसमें 2 अलग अलग पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अब इससे एक अंदाजा लगता है कि टॉपिक वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके अलग अलग तरीके से करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है। और यही चीज़ मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उनको आप सॉल्व करो, उनसे संबंधित जो और फैक्ट होते हैं उनको सॉल्व करो। यही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला शुरू की गई, ये आपके लिए बिल्कुल एकदम रामबाण है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा अगर आप अपने जीएस वाले सेक्शन में बेहतरीन करना चाहते हैं। इसीलिए ऐप पर आइए और पूरा सब कुछ वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट एकदम आपको प्राप्त हो जाए। आइए भैया, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। केचुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के उपयोग से जैविक कचरे जैसे कृषि अवशेष, सब्जियों के छिलकों को विघटित करके तैयार की गई पोषक तत्वों से भरपूर खाद को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से आइसेनिया फेरिटा, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, आइसेनिया फेरिटा और लुब्रिकस रूबेलस जैसे केचुओं की प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा केचुए की कौन सी प्रजाति का यूज किया जाता है, तो ये आप ध्यान रहिए। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। घबराइए नहीं, सारा कुछ लिखा होगा। तो आप सिर्फ वीडियो एक बार देख लीजिए, पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए, हो गया काम आपका। जो कचरे को खा करके क्या करते हैं? मल के रूप में बाहर निकालते हैं और वर्मी कंपोस्ट बनता जाता है। यह खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता, वायु संचार और पृथ्वी की समग्र भौतिक संरचना में भारी सुधार करती है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर ये विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये देखो चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय, और ये देखो विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताश्रय, और कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, तूतीकोरिन मत्स्य पोताश्रय। ये देखो आरओ की क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पैटर्न कितना समझना जरूरी है आप इसका अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। आपने ये पहला एग्जाम आपका नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है, क्या पूछ रहा? सुमेलित नहीं है, वो है ये वाला, ठीक है। कोलकाता में भारत का सबसे गहरा पोताश्रय जो है पोताश्रय नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यह एक नदी बंदरगाह, कोलकाता वाला क्या है? एक नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगर हम भारत के सबसे गहरे बंदरगाह की बात करें तो वो क्या है? कृष्णापट्टनम, या प्राकृतिक रूप से विशाखापट्टनम है। और जो है गंगवरम को माना जाता है, जो मतलब ये जो क्या बोलते हैं पोताश्रय हैं, ये माने जाते हैं क्या? सबसे गहरा, ठीक है। लेकिन ये जो है कोलकाता वाला, ये तो नदी जो है बंदरगाह है, तो इसको सबसे गहरा नहीं माना जाता, तो इसलिए देख रहे हैं। बाकी ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? विच स्टेट होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। देखो यहाँ पर एलटी ग्रेड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। तो आप देखें जो सही विकल्प है वो क्या है? वो है भैया बिहार। जी हाँ,
बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भारत सरकार की प्रमुख खेल पहल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ऐतिहासिक 7वें संस्करण की मेजबानी वर्ष 2025 में किसके द्वारा किए गए? बिहार के द्वारा किया गया। ठीक है, इस भव्य खेल आयोजन के मुकाबले बिहार के प्रमुख शहरों में जैसे पटना, ठीक है, गया, राजगीर में स्थित अत्याधुनिक खेल परिसरों में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। ठीक है, इसके पहले जो है मतलब छठे संस्करण 2024 की अगर हम बात करें तो मेजबानी किसने किया था? तमिलनाडु में भैया, इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। ठीक है, तमिलनाडु में ये जो है हुआ था। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, कितना था? व्हाट वाज द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईयर 2022 कह रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर एलटी ग्रेड ROR 2025 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको ध्यान रखें। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है क्या? वो है आपका डी आंसर यानी 45.9। जी हाँ, ये है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, अगर हम बात करें राजकीय या राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की, किसी राज्य की आर्थिक स्थिरता, प्रबंधन और राजस्व प्रबंधन और ऋण जीडीपी अनुपात और वित्तीय अनुशासन को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। ठीक है, वर्ष 2022-23 की आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और कर संग्रह में सुधार के माध्यम से अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। ठीक है, इस सूचकांक में उच्च अंक और बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बुनियादी ढांचे या पूंजीगत व्यय करने की राज्य की क्षमता को दर्शाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में के वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य के साथ अपने वित्तीय स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं। ठीक है भैया, चलो ये देखो अगला क्वेश्चन। प्रकाशीय घटना, तारों का टिमटिमाना किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर ये एलटी ग्रेड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज काज्ड बाय, देखो यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, पूर्ण अपवर्तन। आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये आपका एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रात के आसमान में तारों का टिमटिमाना जो है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जिसे बोलते हैं, भौतिक विज्ञान के प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स सिद्धांत वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं का एक प्रत्यक्ष और सुंदर उदाहरण है। ठीक है, अंतरिक्ष में आने वाले तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उससे अलग अलग तापमान और घनत्व वाली, जो मतलब घनत्व माने डेंसिटी वाली वायु की कई परतों से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे प्रकाश विरल यानी कम घनी से जो है सघन वायु परतों यानी अधिक घनी वाले जो परतें होती हैं उनकी ओर बढ़ता है तो ये अपने मूल पथ से क्या होता है, मुड़ जाता है, थोड़ा सा जो है रिफ्रैक्ट कर जाता है। और यही वायुमंडल की यह भौगोलिक स्थिति जो होती है, हवा का बहना और तापमान लगातार बदलती रहती है, जिससे हमारी आँखों तक पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा भी प्रति सेकंड घटती बढ़ती रहती है। और इसी कारण से हमें जो है ये तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना मेरे भाई। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों यानी ये राज्य है, ठीक है, ये राज्य है, ये कोयला क्षेत्र का नाम है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेट नेम ऑफ द कोल फील्ड इज नॉट करेक्टली मैच। मेरे भाई मैं ये बार बार कहता रहता हूँ आपको कि वीडियोज बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। आप इस वीडियोज को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया करें और दूसरी चीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करा करें। ठीक है, इनको बनाने में किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट शायद आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखा करें। ये देखें ROR 2025 में पूछा गया है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में सिंगरेनी, महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में जो है तालचर, ये आपका सही विकल्प है। आपको बताना है कौन सा सही विकल्प है। तो ये है भैया सही सुमेलित नहीं है। कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो सिंगरेनी बताया जा रहा है ये सही नहीं है। सिंगरेनी जो है कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ है, तेलंगाना में है। कहाँ है भैया,
तेलंगाना में, ठीक है, ये आपका तेलंगाना में है, तेलंगाना, ठीक है भैया, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको इतना जानना चाहिए, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदनों की नियुक्ति की जाती है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फेडरल फाइनेंस कमीशन आर अपॉइंटेड बाई, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। जल्दी ग्रेड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जान लीजिए भैया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ज़्यादातर नियुक्तियां इसी के द्वारा की जाती हैं। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें 200 से 280 में, कब 280 में किया गया है। इस महत्वपूर्ण आयोग के अध्यक्ष और इसके अन्य जो 4 सदस्य को औपचारिक नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। यह आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण और बंटवारे की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, गठित किया जाता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किन देशों में फैला हुआ है? द गोबी डिजर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर देखें, केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, केवल 1 2 4 और केवल 1। तो भाई आपको आंसर करना है, ठीक है। अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला आंसर, केवल 1 और 2। जी हाँ, 1 और 2। अगर हम बात करें तो एक है भैया मंगोलिया, दूसरा है चीन, ठीक है। गोबी मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप का एक विशाल और प्रसिद्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से यह मरुस्थल केवल 2 देशों, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी चीन तथा दक्षिणी मंगोलिया के विशाल भूभाग में फैला हुआ है। यह जो है शीत मरुस्थल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की वृष्ट छाया में स्थित जो हिंद महासागर से आने वाली बारिश के बादलों को यहाँ तक पहुँचने से क्या करती है? रोक देती है भैया। चलो भैया आगे देखो, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? विच मुगल एम्परर फर्स्ट गॉट हिज जो है इमेज इनग्रेव्ड ऑन हिज कॉइन, ठीक है, आपको आंसर करना। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। देखो एलटी ग्रेड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, और हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन अब चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक आर्ट घुमा करके थोड़ा पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया जहांगीर, ठीक है, ध्यान रखना। मुगल सम्राट जहांगीर जो जिसका नाम सलीम था, कला, चित्रकारी और नवीन प्रयोगों का बहुत बड़ा शौकीन था। आप जानते हैं इसने अपनी पत्नी को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया था, जिसके नूरजहां नाम था उसकी पत्नी का, ठीक है। और उसने जो है उसने मुगल मुद्रा प्रणाली में कई कलात्मक बदलाव किए। इस्लामिक परंपराओं को दरकिनार करते हुए जहांगीर ही वह पहला मुगल शासक था जिसने अपने सोने और चांदी के सिक्के पर स्वयं की आकृति खुदवाई थी, ठीक है। इन विशेष सिक्कों में उसे जो है अक्सर एक हाथ में शराब का प्याला पकड़े हुए शाही मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया जाता, मतलब दारू नहीं छूटनी चाहिए भैया, शराब ना छूट जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए भैया। चलो इसके अतिरिक्त जहांगीर ने राशि चक्र के वाले विशेष दुर्लभ और सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है, उसके सौंदर्य बोध को प्रमाणित करते हैं। चलो यहाँ पर देखो, ये है भैया, हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2025? भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान और सूरीनाम। देखो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने जो है कई बार इसको देखा हुआ था, और ये आपको आपके एलटी ग्रेड में भी मिल गया था। तो ये देखो भैया सूरीनाम है, ठीक है। अगर हम बात करें WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी देश को मलेरिया मुक्त का आधिकारिक प्रमाण पत्र तब प्रदान करता है जब देश यह साबित कर देता है कि वहाँ जो है लगातार कम से कम 3 वर्षों से मलेरिया से के जो है स्थानीय संचरण की पूरी श्रृंखला टूट चुकी है, ठीक है। हालिया समय में वैश्विक स्तर पर जन स्वास्थ्य प्रयासों के कारण दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों ने इस दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त की है, ठीक है। जैसे 2024 में अगर हम बात करें, मिस्र और केप वर्डे ने प्राप्त किया। भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया अभी भी मलेरिया के, ये तीनों भैया मलेरिया के बोझ से जूझ रहे हैं। चलो भैया
आगे देखो, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे रामसर आर्द्र भूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज या आर नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, सरसई नावर झील, ठीक है, समसपुर पक्षी अभयारण्य, रुद्रसागर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। 1 3 2 3 3 4 1 2। देखो यूपीपीसीएस का पैटर्न क्या है, फ्रिक्वेंटली आप देख रहे हैं इसी टाइप से जो है आधा क्वेश्चन पूछ करके फिर उसको उसमें जो है कूट बना दिया है। ठीक है, मतलब सीधे नहीं, आपको कम से कम 2 तो बताना ही पड़ेगा। अब आ गया इसमें जो सही विकल्प है वो है 3 और 4। देखो अब 3 और 4 ये दोनों जो है रुद्रसागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों यूपी में नहीं है। ठीक है, आर्द्र उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अगर हम बात करें रुद्रसागर झील, यह झील उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कहाँ, पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ठीक है, और सुल्तानपुर की अगर हम बात करें, यह पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कहाँ, हरियाणा में है। ठीक है, बाकी ये दोनों तो अपने ही उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये तो भैया सरसई कहाँ है, सरसई इटावा में है, और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। चलो आगे देखो, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। अंडर आर्टिकल 76 ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान न्यायवादी, राज्यपाल। एलटी ग्रेड 2025। देखो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है, भारत के महान न्यायवादी, भारत के महान न्याय, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत यहाँ पर देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, तो इनकी करते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना मेरे भाई। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के में जो है स्पष्ट रूप से भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया, और महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। इस पद पर नियुक्ति होने वाले व्यक्ति में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और भारत सरकार को सभी महत्वपूर्ण कानूनी सलाहों पर सलाह देने के साथ साथ सभी न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखता है। चलो भैया, ठीक है, तो अगर आपको मालूम हो तो इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आप आंसर में लिख दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, सूची 1 सूची 2 कोयला क्षेत्र है, ये देश है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है कोलफील्ड और ये है कंट्री फील्ड। दो है अपालेसियन इंग्लैंड में, लंकाशायर जर्मनी, रूर रूस उज्बेकिस्तान। आपको बताना सही सुमेलन करना है, यहाँ पर ये पूर्ण दिया है, यूपीपीसीएस का परीक्षा का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है पहला ही वाला है। ठीक है, पहला वाला ये का 4 यानी अपालेसियन, ये कहाँ है अपालेसियन। ठीक है, ये है भैया संयुक्त राज्य अमेरिका में। अपालेसियन ये विश्व के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक, जो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ। ठीक है, अब बिग वन ये है भैया कहाँ, लंकाशायर, ये कहाँ है ये है इंग्लैंड में। ठीक है, ये कोयला क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड का एक जो है प्रमुख ऊर्जा स्रोत रहा। अब रूर की बात करें तो रूर आप सब जानते हैं भैया, बहुत फेमस है। ये है कहाँ, जर्मनी में। रूर जो है कहाँ है, जर्मनी। राइन नदी के सहायक रूर नदी की घाटी में स्थित यह क्षेत्र जर्मनी का सबसे बड़ा औद्योगिक और उच्च कोटि के कोयले का भंडार है। रूर बहुत फेमस है। अब भैया कुछ बास बचा, कुछ बास है भैया रूस में। ठीक है, यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े कोयला खनन बेसिनों में से एक है। चलो ये देखो 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित किया गया था। व्हेन वाज द 113th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जिनेवा। देखिए यहाँ पर 2 से 13 जून 2025, 16 से 17 जनवरी 2025, 2 से 13 जून 2024। और प्रयोग में से कोई नहीं, आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 2 से 13 जून 2025, ये है आपका सही विकल्प। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, प्रतिवर्ष स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अपना अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी आयोजित करती है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है, जिससे प्रायः श्रम का वैश्विक संसद कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, इस तरीके से घुमा करके पूछ लेगा। संगठन के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार 112वां सम्मेलन जो है जून 2024 में संपन्न हुआ था भैया। चलो आगे देखो, यहाँ पर विश्व जल आपूर्ति के
निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए तथा उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ वर्ल्ड वाटर सप्लाई एंड अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। महासागर, नदियाँ, ध्रुव, बर्फ और हिमनद, भूगर्भ जल यानी भूजल। तो 1 3 4 2, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 4 3 2। आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है पहला वाला 1 3 4 2। ठीक है। अगर हम बात करें पृथ्वी के संपूर्ण जलमंडल में जल के वितरण को मात्रा के आधार पर घटते हुए क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले अब आप नंबर आ जाता है महासागर का। ठीक है। उसके बाद नंबर आएगा भैया ये हिमनद का आएगा, फिर उसके बाद नंबर आएगा भूजल का, फिर उसके बाद नदियों का नंबर आता है। ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप देखो तो महासागर पृथ्वी का लगभग 97.2% जल खारे पानी के रूप में केवल महासागरों में और समुद्रों में मौजूद है। ठीक है। अब उसके बाद अगला नंबर आता है किसका, ये देखो ध्रुवी बर्फ और हिमनद का। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा हिस्सा जो कुल जल का लगभग 2.15% है ध्रुवीय टोपियों और ग्लेशियरों में ठोस रूप से जमा है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद 4 नंबर आता है यानी भूगर्भ जल। यानी भूगर्भ जल का मतलब जमीन के नीचे मौजूद भूजल मीठे पानी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है जो कुल जल का लगभग 0.61% है। अब उसके बाद अंतिम नंबर आता जो है यहाँ पर ये नदियाँ। ठीक है। सतही जल का हिस्सा होने के बावजूद नदियाँ में दुनिया के कुल जल का अत्यंत सूक्ष्म अंश लगभग 0.0001% ही प्रवाहित होती है, यानी सबसे कम। चलो, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व केंद्रीय परमाणु है? विच न्यूट्रिएंट इज द सेंट्रल एटम इन पिल? तो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन। आंसर करना यहाँ पर ईएलटी ग्रेड 2025 का एक क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ध्यान देना। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मैग्नीशियम। ठीक है। क्लोरोफिल पौधों, शैवाल और कुछ जीवाणुओं में पाया जाने वाला वह मुख्य जो ग्रीन पिगमेंट है यानी हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होता। ठीक है। अगर हम बात करें रासायनिक संरचना की दृष्टि से क्लोरोफिल एक पोरफायरिन का एक जटिल अणु है। इस पूरी रिंग संरचना के बिल्कुल केंद्र में जो धातु आयन मजबूती से बंधा होता वह क्या है? मैग्नीशियम है। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? लक्षद्वीप, मांजुली और मिनिकॉय मोर। रियलिटी ग्रेड 2025 इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप नदी द्वीप। ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मांजुली। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? ठीक है, मांजुली द्वीप। यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया, ये है मांजुली द्वीप। मांजुली भारत के पूर्वोत्तर भारत राज्य जो असम है, ठीक है, में स्थित यह आधिकारिक रूप से विश्व का सबसे बड़ा नदी है। इस विशाल और भौगोलिक रूप से अनूठे द्वीप का निर्माण महान ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ जैसे सुवर्णगिरि के मार्ग परिवर्तन और गाद जमा होने के कारण हुआ। यह द्वीप अपनी अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, 9 वैष्णववादी क्षत्रिय परंपराओं और मुखौटा बनाने की कला के लिए दुनिया भर में फेमस है। ठीक है। पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए वर्ष 2016 में असम सरकार ने मांजुली को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला द्वीप जिला घोषित कर दिया है। ठीक है। चलो, किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया? विच कंट्री ऑर्गेनाइज ड्रोन प्रहार अभ्यास टू टेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजीज इन वार जोन? रसिया, चीन, भारत, यूएसए। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है हमारा देश यानी भारत। चलो बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर क्रिप्स मिशन, ठीक है, साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड, माउंट बेटन प्लान। ठीक है, ये घटनाएं कब घटित हैं आपको इनका आंसर देना है और यहाँ पर कूट के माध्यम से सही बताना है। जीआईसी ग्रेड में पूछा गया है। अब इस घटना के साथ में आपके एक के साथ में 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, ध्यान दे आप भैया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया पहला वाला, ये है आपका सही विकल्प। यानी अगर हम बात करें तो जो है सेकेंड साइमन कमीशन, फिर थर्ड नंबर पर कम्युनल अवार्ड, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद चौथा माउंट बेटन प्लान, ये आया हुआ था। अब इसमें अगर हम देखें तो साइमन कमीशन भारत के कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था भैया, यहाँ पर आप देख लें, ये आया था 1927-28 में।
कब आया था? 1927-28 में भारत में आया था। ठीक है, अब उसके बाद कम्युनल अवार्ड की बात करते हैं, ये कब आया? 1932 में। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन, ये कब आया? 1942 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में माउंटबेटन योजना यानी 1947 में आया था। ठीक है, और बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को अध्ययन भी करा है। यहाँ पर देखिए, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने दिया? हु हैज ओन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट? कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर और नोवाक जोकोविक, आंद्रे रूबलेव। आंसर करना भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज। यहाँ पर स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता। 8 जून 2025 को खेले गए इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के जैनिक सिनर को 5 सेटों के अत्यंत कड़े संघर्ष में जो है उन्होंने पराजित कर दिया। यह खिताबी मुकाबला 5 घंटे 29 मिनट तक चला था। तो ध्यान रखो भाई इतना। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है भैया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण्स आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुराण मेंशन? वामन पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। देखें यहाँ पर सही आंसर करना मेरे भैया फटाफट। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पुराण है तो नहीं पुराना हो गया, नहीं भैया, अभी बहुत क्वेश्चन देखने को मिले। मत्स्य पुराण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारतीय प्राचीन साहित्य के अनुसार पुराणों के 5 प्रमुख लक्षण जैसे सर्ग, ठीक है, प्रतिसर्ग, वंश, मवंतर और वंशानुचरित, ये इन 5 लक्षणों का सबसे स्पष्ट श्लोकबंध और प्रमाणिक उल्लेख जो है कौन है? मत्स्य पुराण है। तो ध्यान रखना इतना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक की पहचान सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के नाम के से की जाती है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली आइडेंटिफाई द इंद्रप्रस्थ ऑफ द कैपिटल ऑफ द पांडवा? धौला कुआं, मेहरौरी, पुराना किला, हौज खास। आंसर करो भाई। देखें यहाँ पर सही विकल्प है पुराना किला, ये पुराना किला, ठीक है। ये दिल्ली में स्थित पुराना किला के क्षेत्र को सामान्यतः महाभारत काल के पांडवों की ऐतिहासिक राजधानी इंद्रप्रस्थ माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें 20वीं सदी की शुरुआत 1910 में, कब? 1910 में, जी हाँ। इस किले के अंदर इंद्रपथ नामक एक गांव आबाद था जिसका नाम सीधे तौर पर प्राचीन इंद्रप्रस्थ से जुड़ा हुआ था। अब प्रख्यात पुरातत्वविद बीबी लाल के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन में चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष मिले जिन्हें महाभारत काल के संस्कृति से जोड़ा जाता है, ठीक है। यह यद्यपि वर्तमान में पुराना किला का निर्माण 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी और हुमायूं द्वारा करवाया गया था, लेकिन यह उसी प्राचीन टीले पर निर्मित है जहां इंद्रप्रस्थ क्या था? बसा हुआ था भैया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज बाय अमीर खुसरो? खयात खजायन, उल फुतुह, तारिक ए अलाई, तुगलकनामा, ताजुल मासिर। तो आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है ताजुल मासिर, ताजुल मासिर, ये भैया देखो सही विकल्प, ठीक है। ताजुल मासिर की रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? तो ताजुल मासिर की रचना अमीर खुसरो ने नहीं की। इस ग्रंथ के लेखक हजन निजामी थे और इन्हें दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। किसको? इसको, ताजुल मासिर को। बाकी ये किसके द्वारा? खुसरो के द्वारा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उससे पहले यार अभी तक अगर आप वीडियो ना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करा करें, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पद का सृजन राजा राम ने किया और वह अष्ट प्रधान जो है अतिरिक्त था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज क्रिएटेड बाय राजा राम एंड वाज इट्स इन एडिशन टू द जो है अष्ट प्रधान, ठीक है। आप देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है उनमें से आपको बताना है मंत्री, पंडित राव, प्रतिनिधि, न्यायाधीश। तो देखें जो सही विकल्प है मित्रों है प्रतिनिधि, ये है आपका सही विकल्प। देखें मराठा छत्रपति महाराजा राजा राम ने जो है, जो शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे, ने मराठा प्रशासन के प्रतिनिधि नामक एक नए और बेहद शक्तिशाली पद का सृजित किया था। यह पद छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित अष्ट प्रधान के अतिरिक्त था, जिससे मराठा सम्राट में प्रमुख मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई? 9 हो गई थी। राजा राम ने यह कदम मुगलों से निरंतर चल रहे संघर्ष के दौरान अपनी स्थिति को मजबूत करने और प्रशासन को अधिक सुचारू बनाने के लिए उठाया था, ठीक है। चलो
आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लेखक किसने लिखा था? हु रोट द बुक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु? यहाँ पर देखें एम ए जिन्ना, एम के गांधी, शौकत अली, सीआर दास। देखो भाई यहाँ पर आप देखो गोखले साहब हैं और यहाँ पर ये देखो कौन है, पहचान करके बताओ कौन है? जो है मोहनचंद करमदास गांधी यानी महात्मा गांधी साहब हैं। ठीक है, उन्होंने ही ये चीज़ कहा भी था और इस को लिखा भी है। नामक पुस्तक इन्हीं की रचना है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख उदारवादी नेता थे और गांधी जी गोखले के विचारों और कार्यशैली से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गोखले को अपना राजगुरु मतलब जो है राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। और जब गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उन्होंने गोखले की सलाह पर ही पूरे 1 वर्ष तक भारत भ्रमण किया ताकि वे देश की वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझ सके। ठीक है, चलो ये देखो अगला क्वेश्चन, ये है बी डी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बी डी सावरकर इज नॉट करेक्ट? ठीक है, इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ, उनके पिता का नाम दामोदर पन्त सावरकर था, उनकी माता का देहांत 1901 ईस्वी में हुआ, उनकी जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे। देखो ये देखो ध्यान से, यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका उनकी माता का देहांत 1901 ईस्वी में। कब? ये आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर साहब का जन्म 28 मई कब? 1883 में हुआ था, ये भी सही हो गया। ठीक है, उनके पिता का नाम दामोदर पन्त सावरकर था, ये भी सही है। उनकी जीवनी के लेखक कौन थे? जो है धनंजय कीर थे। ठीक है, कौन थे? धनंजय कीर थे। और उनकी माता का नाम राधाबाई था, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनकी माता राधाबाई जी का देहांत हाइजे की बीमारी के कारण 1892 में हुआ था। कब? 1892 में हुआ था। ठीक है, तो ये 1901 गलत है आंसर। ठीक है, चलो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? अंडर विच एक्ट वाज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेटलमेंट एक्ट 1781, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया डी, क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। इस एक्ट का नाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। चलो आगे देखो, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया गया? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कई बार हमने देखा है भाई, केशवानंद भारती केस, बेरुबारी केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, इन सारे केसों को हम अलग अलग देख चुके हैं। लेकिन अब चूंकि यह जो संबंधित है वो किससे? बेरुबारी केस से संबंधित है। ठीक है, वर्ष 1960 के इन री बेरुबारी यूनियनवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि प्रस्तावना भारत संविधान का अंग नहीं है। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रस्तावना केवल संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को जानने के कुंजी मात्र है, लेकिन यह विधायिका को कोई अतिरिक्त कानूनी शक्ति प्रदान नहीं करता। और लेकिन बाद में 1973 में, ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती केस आया, ये भी ध्यान रखना भाई। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस पूर्व निर्णय को पलट दिया और घोषणा किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। चलो देखो यहाँ पर भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन। ठीक है, क्या हम भारत के लोग भारत को जो है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ से लिया गया? भारत के संविधान उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान, फ्रांस के, अमेरिका के। ठीक है, कहाँ से लिया गया आपको बताना है। ठीक है, ये भैया लिया गया है भारत जो है अमेरिका के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, ध्यान रखना भारतीय संविधान में ये जो है कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान जो है दुनिया का पहला लिखित संविधान था जिसने अपने दस्तावेज की शुरुआत एक जो है प्रस्तावना के साथ की है। इस परंपरा को अपनाते हुए भारत सहित कई अन्य देशों ने अपने संविधान में इसको शामिल किया है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? 44वां, 42वां, 25वां और 24वां। आंसर करो। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है। कौन है? 44वां है भैया। कौन सा? 44वां अमेंडमेंट। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) के
जो है अनुच्छेद 31 के तहत भारत के नागरिकों को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त था। लेकिन वर्ष 1978 में, कब, 1978 में क्या किया गया, मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा लाए गए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। चलो यहाँ पर देखो, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज इज रोजगार बढ़ाना, कृषि बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। आंसर देखो भाई, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ये, लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना सबसे प्रमुख और मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, ठीक है, करके मतलब जो है डेमोक्रेटिक जो है डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना है। इसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर आम लोगों को स्थानीय विकासात्मक प्रशासन, नियोजन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर भागीदारी योग्य बनाया जाता है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? देखिए यहाँ पर रायपुर, गुवाहाटी, शिलांग और रांची। आंसर करना है सही विकल्प। तो हमने देखा, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है आपका। तो कौन है भैया? गुवाहाटी है, ठीक है, गुवाहाटी बड़ा शहर है जो है। गुवाहाटी जो है राज्य की आधिकारिक राजधानी नहीं है। गुवाहाटी पूर्वोत्तर राज्य असम का सबसे बड़ा और बहुत प्रमुख वाणिज्यिक शहर है, ठीक है। असम की राजधानी की बात करें तो कहाँ है? दिसपुर है भैया, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? अरे बाप रे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया कॉल्ड द बायोलॉजिकल डिजर्ट? कौन है? नोयल, दामोदर, भिवानी, भदार। कई बार हमने इस पर चर्चा किया है और बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। कौन है? दामोदर, ठीक है। भारत की दामोदर को इसे जल के अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल डिजर्ट की संज्ञा दी जाती है। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकल करके पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिलती है। इसका बेसिन कोयला खदानों और भारी उद्योगों से भरा है। दामोदर घाटी क्षेत्र में स्टील प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन और कोयला खदानों से निकलने वाले भारी औद्योगिक कचरे और जहरीले रसायनों से इस नदी के जल को अत्यंत विषाक्त बना देता है। चलो भाई आगे देखो, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड देहरादून, कटक, शिमला, दार्जिलिंग। आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो क्या है? वो है भैया कटक, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान भारत के उड़ीसा राज्य के कटक शहर में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना की बात करें तो 23 अप्रैल, कब? 23 अप्रैल, ठीक है, 1946 को हुआ है। कब? 1946 को। भारत सरकार द्वारा देश में चावल की खेती, उत्पादन और नई किस्मों के उन्नत बनाने के उद्देश्य से किया गया है। चलो भाई आगे देखो, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड कहाँ? गोवा, कोची, विशाखापट्टनम, पुरी। आंसर करो। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया कोची। कहाँ है? कोची, ठीक है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान केरल राज्य के तटीय शहर कोच्चि में यानी एर्नाकुलम में स्थित है। इसकी स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी 1947 को की गई और वर्ष 1967 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के अधीन लाया गया। यह संस्थान मुख्य रूप से समुद्री मत्स्य पालन, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुसंधान करता है। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रधान याम उत्तर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम जो है मेरिडियन? 0 देशांतर, 180 देशांतर, 90 डिग्री देशांतर और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर सही विकल्प है 0 डिग्री देशांतर। जी हाँ, भूगोल में 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। यही एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती है। सीधी सीधी ये देख रहे हैं भैया, ये है यमोत्तर रेखा, ठीक है, देशांतर वाली। आगे देखो, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। आंसर करो। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो कहाँ है भैया? इंडोनेशिया में, ठीक है। चलो भैया आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषण शक्ति, उत्सर्जन शक्ति, परावर्तन शक्ति, ठीक है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो क्या है? वो है परावर्तन शक्ति यानी रिफ्लेक्टिंग पावर,
ठीक है, परावर्तन शक्ति, रिफ्लेक्टिंग पावर, ठीक है। विज्ञान और भूगोलों में जो है भूगोल में क्या है, एल्बिडो, यानी एल्बिडो का सीधा संबंध किसी भी सतह की परावर्तन शक्ति या परावर्तक क्षमता से होता है, ठीक है। चलो भैया आगे देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन सा है? विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट? ज्वारीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, ठीक है। आंसर करो भाई। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का, ठीक है। तो आर्थिक दृष्टि से भारत में सबसे महत्वपूर्ण वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन माने जाते हैं। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है भैया। चलो आगे देखो आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। एक पेड़ के पास हमेशा निम्न में से क्या होता है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज ट्री ऑलवेज? देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ होती है, शाखाएं, पत्तियां, छाया, क्या सबसे बेसिक रूप पे क्या होती है सबसे ज़्यादा? तो भाई सबसे ज़्यादा हम सब जानते हैं क्या है, रूट यानी जड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं जड़ नहीं होगा तो पेड़ की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो ये तो शाखाएं, पत्तियां, छाया तो सब बाद में आएंगे, लेकिन जड़ सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने उन इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम के में मिल सकते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिएगा। और हाँ जो है एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए और अपना जो सब कुछ है टेस्ट और PDF वीडियोज सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।